ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी जेई का पीवाईक्यू सीरीज। ओके, तो लास्ट ईयर जो 16 दिसंबर में 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये जनरल साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल साइंस हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन केमिस्ट्री, देन बायो। ओके, तो जेई में बेसिकली 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज सब में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और बायो से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 मार्क्स का यानी 30 क्वेश्चन आपका जेई के लिए बस, आरआरबी जेई। ओके, तो आज हम लोग बस बेसिकली हम लोग आपके लिए फिजिक्स का क्वेश्चन से लेके आ रहे हैं, जो आपको 3 वीडियो में कवर करेंगे इस वाले जनरल साइंस को। फर्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री फिजिक्स दिखेगा, सेकेंड में केमिस्ट्री और थर्ड में बायो दिखेगा। ओके, तो आज हम लोग फिजिक्स का पीवाईक्यू सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है धारा, शक्ति और वोल्टेज के बीच का संबंध क्या है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो आपको पता होगा ओम्स लॉ, पता होगा ओम्स लॉ क्या होता है बेसिकली। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, विद्युत धारा के। क्लियर है, तो V इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म्स आएगा। उस कांस्टेंट टर्म्स का नाम क्या है, R। R से क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। तो V इक्वल्स टू I इंटू R, ये ओम्स लॉ होता है। ओके, और अब हम लोग पावर का 3 फॉर्मूला देखने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है। पावर इक्वल्स टू होता है शक्ति बराबर वोल्टेज गुना करंट, यानी कि वोल्टेज गुना विद्युत धारा। अब सेकंड फॉर्मूला इसमें जनरेट करेंगे पावर के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिए इधर, मैं V को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, यानी V को इक्वेशन से हटाना चाहता हूँ और बस रेसिस्टेंस और करंट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला जनरेट करना चाहूंगा। तो V के प्लेस में क्या पुट करूंगा, I इंटू R इंटू आई। तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। ना एक और फॉर्मूला होता है पावर के रिस्पेक्ट में, थर्ड फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा, करंट को एलिमिनेट करूंगा। ओके, तो करंट को एलिमिनेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, V। आई को क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन ओम्स लॉ से, V अपॉन R। ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 फॉर्मूला पावर के रिस्पेक्ट से है। क्या क्या है, फर्स्ट आपको ब्रीफ कर दूं एक बार। P इक्वल्स टू V इंटू आई, फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। थर्ड फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। इन तीनों फॉर्मूला से आपको हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इनकमिंग सेट यानी आने वाले सेट में नेक्स्ट इस ईयर आपको एक क्वेश्चन श्योर है, इन तीनों फॉर्मूला में से एक क्वेश्चन श्योर है, आने ही वाला है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को इन तीनों इंपेरिकल रिलेशन से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए क्या है, बोल रहा है धारा, शक्ति और वोल्टेज के बीच संबंध। तो धारा देखिए कहाँ का है, ये धारा है, वोल्टेज है और शक्ति है। तो फर्स्ट फॉर्मूला से ही ये फर्स्ट फॉर्मूला का ही बात कर रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो आई देखिए इसमें अब क्या दिया हुआ है, I इक्वल्स टू क्या है, पावर अपॉन V। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन फोर्थ मुझे दिख रहा है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये तो आपको बस ये फॉर्मूला पूछ दिया, बाकी इसका ये सारे तीनों फॉर्मूला जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, एक बार रीड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है क्या, प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार बंटित है। अब प्रतिरोध
कि श्रेणी क्रम संयोजन। तो मैंने श्रेणी क्रम संयोजन पहले मैंने एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ जिसमें एक से अधिक मैं रेसिस्टेंस ले लेता हूँ, तब मुझे कॉम्बिनेशन बन पाएगा। एक का कॉम्बिनेशन नहीं होता है कभी। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, दो या मोर देन दो। ओके, संयोजन का मतलब एक, दो या दो से अधिक का संयोजन होता है। ओके, तो सर्किट में मैं समझने के लिए मैं दो रेसिस्टेंस ले लिया। फर्स्ट रेसिस्टेंस यानी फर्स्ट प्रतिरोध का नाम क्या दे दिया, R1। सेकंड प्रतिरोध का नाम क्या दे दिया, R2। ये क्या प्रतिरोध होता है, क्या है, इसको फ्लक्चुएशन क्यों दिखाते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, करंट यानी विद्युत धारा को अपोज करता है, यानी कि जितना विद्युत धारा सप्लाई होना था उसको रोकता है, थोड़ा कम कर देता है। वही प्रतिरोध का काम है। प्रतिरोध क्या करता है, यानी विरोध करता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी करंट का। ओके, तो ये R1 और R2 है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसको, रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो बैटरी क्या देगा, विद्युत धारा। और ये विद्युत धारा क्या होगा, ये पूरे रेसिस्टेंस R1 और R2 से क्या होगा, पास होगा। फिर जाके क्या होगा, ये क्लोज लूप फॉर्म होगा। तब जाके क्या होता है, यानी जब बंद लूप होता है तभी क्या फ्लो होता है, धारा फ्लो होता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज और रेसिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है इस क्वेश्चन में। श्रेणी क्रम में जब दो रेसिस्टेंस हो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस वाले में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन और इस वाले में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब मुझे बताओ, इस सर्किट में करंट क्या है, कांस्टेंट है। अब करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ से आई जाएगा इस रेसिस्टेंस से। ऐसा तो नहीं यहाँ पे क्या हम कांस्टेंट मानते हैं, कोई भी कंडक्टर को हम जब कैलकुलेट करते हैं आइडियल मान के कैलकुलेट करते हैं कि 10 फ्लो हो रहा है तो 10 ही फ्लो होगा। ऐसा नहीं, कोई भी सर्किट में 10 फ्लो हो रहा है उसको 8 कंसीडर करेंगे, तब तो मेरा इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। इसलिए मैं आइडियल कंडीशन में क्या करता हूँ, इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करता हूँ। इसलिए आइडियल केस में हम ये इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो V इक्वल टू क्या होता है, आपको ओम्स लॉ से पता होगा। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, करंट दोनों रेसिस्टेंस से क्या होगा, सेम होगा। तो करंट को मैं कांस्टेंट मान लूं तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेसिस्टेंस के। ओके, होगा, यानी जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा उसका वोल्टेज वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, है ना। ओके, तो V R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। तो भाई V इक्विवेलेंट ले लूं, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट होगा। आप लोग बताइए, होगा कि नहीं होगा, होगा। ओके, तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध क्या हो रहा है, वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी समतुल्यनुपाती हो रहा है। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेसिस्टेंस। जब सीरीज में हो दो रेसिस्टेंस तो वो वोल्टेज क्या होता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये आपका किससे निकल के आया, ये इतना इसका ब्रीफ जो डिस्क्राइब किया उससे निकल के आया क्या, ये रेसिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके केस में, श्रेणी क्रम संयोजन के केस में, ये ध्यान रखना है। ओके, तो श्रेणी क्रम संयोजन के केस में क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। आई होप क्लियर होगा। ओके, नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब पहली बात तो आपको चुंबकीय क्षेत्र किसमें प्रोड्यूस होता है, जब किसी सर्किट में हम क्या फ्लो करते हैं, करंट का बहाव करते हैं, वो फ्लो करते हैं, तब क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। ओके, अब सोलोनॉइड होता क्या, आप लोग को जानना होगा। सोलोनॉइड, इस क्वेश्चन में सोलोनॉइड का जिक्र किया है, तो सोलोनॉइड होता क्या है, सोलोनॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। परिनालिका होता क्या, पहले जानेंगे। तो परिनालिका हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब जाके इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो ये क्या है, एक सपोज ये है कील। ओके, मेटल का कील जो होता होगा, आप लोग इसको वॉल में हथौड़ी से ठोकते हैं, उसको कील कील ले लिया एगो। कील के ऊपर में क्या करते हैं, वायर लपेटते हैं। वायर बोले तो तांबा का वायर ले लेते हैं, तांबा। एजी के बाद क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब उससे अच्छे से क्या होगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू उसमें कम होता है, क्योंकि उसमें अच्छे करंट फ्लो पाए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये सपोज मैं ये तांबा का वायर को लपेट दिया इसमें, इस कांटे के कील में। ओके, अब मैं इसको वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज से, यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसको,
यानी इस तांबे के वायर को। अब कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है बैटरी हमेशा क्या देता है, करंट देता है। तो करंट सप्लाई करेगा। करंट सप्लाई कब करेगा, जब ये सर्किट क्या होगा, बंद लूप के जैसा होगा, यानी कि बंद होगा, एक क्लोज लूप फॉर्म होगा, तभी क्या फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है ना। तो करंट फ्लो हो जाएगा। अब करंट फ्लो होगा, अब देखिए ऑलरेडी मेटल था ही, और ये करंट फ्लो होगा इस वायर में, ऑलरेडी क्या होगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये जो मेटल है उसमें भी क्या है, मैग्नेटिक नेचर है। तो मैग्नेटिक नेचर होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, और इनहेंस कराएगा, क्या कराएगा, बढ़ाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस करने के लिए ही क्या कर रहा है, इसको दिया जा रहा है, किसको, इस मेटल को। तो इस मेटल का देने का यही तात्पर्य है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा क्या हो, पैदा हो। ओके, क्यों क्यों पैदा करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैदा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसको यूज में किस में लेते हैं, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में किस लिए यूज करते हैं, हेवी वेट को लिफ्ट करने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लिफ्ट करने के लिए इस सोलोनॉइड का ही यूज किया जाता है। आपके घरों में डोरबेल होता होगा, उसमें भी ये यूज किया जाता है। ओके, जब स्विच ऑन हो जाता है, जब क्लोज लूप फॉर्म हो जाता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको बेल को बजा देता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो इसमें भी यूज करते हैं। बेसिकली वो सब तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, बट सोलोनॉइड क्या करता है, सोलोनॉइड करता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को और ज्यादा कर देता है। तो ज्यादा करने से होता क्या है, तो क्या होगा, वेट लिफ्ट ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसको फॉर्म करते हैं। अब पूछा क्या क्वेश्चन, इसको देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में, सीधी पढ़ने के सोलोनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब ये सोलोनॉइड जो है ये किसके तरह बिहेव करेगा, एज अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। ओके, अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर वो किसके तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, बार मैग्नेट जैसा फील्ड बनाता है वैसा यहाँ में भी फील्ड बनेगा। अब बार मैग्नेट में कैसा फील्ड करेगा, तो आपने पता होगा बार मैग्नेट में क्या होता है, एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र इंटर करता है, यानी कि उसके आंतरिक में इंटर करता है, उसके बाद एग्जिट करता है। ऐसे सपोज इंटर कर रहा है और ये एग्जिट कर रहा है। ओके, तो अब मैं ये मैग्नेट है, एक्चुअली मैग्नेट के अंदर में क्या हो रहा है आपको तो दिखेगा नहीं, बट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बात क्योंकि आपको ऑब्जर्व हो, चीजें क्लियर हो, फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो पाए कि ये क्वेश्चन कर पाए, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ऐसे हो रहा है इसके इनसाइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो सपोज ये ऐसा हो रहा है। अब पूछा है इस वाले सोलोनॉइड, ये ही सोलोनॉइड है जिसको हम बार मैग्नेट मान रहे हैं, यही क्या है, परिनालिका। ओके, यही सोलोनॉइड है। अब सोलोनॉइड के अंदर देखिए, पूछा खाली सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ऐसे नहीं, कोर में नहीं, ये कोर किनारा पे नहीं पूछ रहा है, कोर पे नहीं पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, इस वाले पोर्शन पे पूछ रहा है खाली। इस वाले पोर्शन में बताइए, ये एक्सिस है, सपोज ये एक्सिस मान लिया, एक्सिस से क्या है, समतुल्य है, यानी बराबर है, यानी कि पैरेलल है ना। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल ही तो है ना। और क्या है, यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। ओके, तो एक समान हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, सोलोनॉइड के अंदर। तो सोलोनॉइड के अंदर कैसा फील्ड बन रहा है, यूनिफॉर्म और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड। सोलोनॉइड के एक्सिस के क्या है, पैरेलल है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्सिस पे क्या है, पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक समान और सोलोनॉइड के एक्सिस के समांतर। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि सोलोनॉइड होता क्या है, सोलोनॉइड क्यों बनाते हैं, और इसका यूज क्या है, और इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। ओके, तो आपको क्या बोलिएगा, आज से क्या बोलिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड में कैसा होता है, पैरेलल होता है, किसके, एक्सिस के। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ बोल रहा है आपका कि घरेलू सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप बताइए मुझे, घरेलू सर्किट में आप देखे होंगे फ्यूज रहता है। फ्यूज क्यों दिया जाता है, क्योंकि परिपथ में कभी पर्याप्त से जितना जरूरत रहता है उससे ज्यादा करंट आ जाता है कभी कभी। तो उससे क्या हो जाए, करंट ज्यादा आने से हमारा क्या हो सकता है, जितने भी डिवाइस घर में चल रहे होते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब अंदर से जल ना जाए, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसलिए फ्यूज दिया जाता है, ताकि एक्स्ट्रा करंट जो आ रहा होता है उससे सर्किट ब्रेक हो जाए। उस फ्यूज जल जाने से, क्योंकि फ्यूज किसका बना होता है, फ्यूज बेसिकली पीवी का होता है, लेड का होता है, लेड का ही लेड और टीना का रहता है बेसिकली।
तो ये क्या रहता है, पतली तार रहता है जिसका रेसिस्टेंस बहुत हाई रहता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, जिससे ज्यादा करंट आने से क्या होता है, उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट होने से क्या होता है, वो गल जाता है, जिससे हमारा करंट फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे करंट का फ्लो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है, जो भी सामग्री, जो भी इक्विपमेंट हमारे घर में चल रहे होते हैं, वो क्या हो जाता है, बच जाता है, सेफ रहता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं घरों में, फ्यूज यूज करते हैं। तो फ्यूज का आंसर कौन सा हो जाएगा, बोल रहा है परिपथ में प्रतिरोध कम करने के लिए। परिपथ में प्रतिरोध कैसे कम हो जाएगा फ्यूज के कारण, परिपथ में प्रतिरोध यदि कम करना है तो आपको अच्छा कंडक्टर लगाना होगा, ओके, ना कि फ्यूज लगाना होगा। तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। तो धारा प्रवाह बढ़ाने के लिए, धारा प्रवाह को इनहेंस करने के लिए अच्छा कंडक्टर लगाना होगा, ओके। तो ये भी नहीं होगा, फ्यूज से नहीं होगा। वोल्टेज आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, अब वोल्टेज आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, ना कि फ्यूज यूज करते हैं, ओके। तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ बोल रहा है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए, हाँ, टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। हाँ, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है कम्यूटेटर, यानी कि विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। तो कम्यूटेटर का उपयोग है ना, कुंडली में हो रहे प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देता है। क्या करता है, कुंडली में हो रहे प्रवाहित धारा को उलट देता है, जिससे क्या हो, मोटर का शाफ्ट एक ही दिशा में रोटेट करता रहे, जिससे मुझे क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेगुलर वे में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहे। इसलिए हम लोग कम्यूटेटर का उपयोग मोटर में करते हैं। किस लिए, क्योंकि धारा वो पलट देता है, कुंडली में धारा को पलट देता है। धारा पलटने से मोटर का शाफ्ट क्या होता है, एक ही दिशा में घूमता रहता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जीज में। इसलिए मोटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर, ओके। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलना नहीं, परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखना नहीं, परिपथ में विभवांतर को बनाए रखना नहीं, तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलट देना। हाँ, कुंडली में हो रही धारा की दिशा बदलने से क्या होगा, मोटर का सप्लाई रेगुलर होता रहेगा, मोटर का शाफ्ट रोटेट करता रहेगा रेगुलर। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। इसलिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं, किसमें, मोटर में, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िए। एक उपकरण की पावर रेटिंग क्या है जो 180 वोल्ट स्रोत से कनेक्ट होने पर इतना, यानी कि 1.75 एम्पीयर की धारा खींचता है, ओके। तो क्या निकालना है, पावर रेटिंग। तो पी निकालना है। क्या क्या गिवन है, वोल्टेज दे दिया है 180 वोल्ट, करंट दे दिया है 1.7 एम्पीयर। अब देखिए वोल्टेज और करंट दिया है, पावर निकालना है। तो क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वोल्टेज इनटू करंट। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो वोल्टेज क्या है, 180 मल्टीप्लाई विथ 1.75, डेसिमल हटाएंगे तो 100 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, ये 50% इसका 9, इसका 50% 5, 5, 3, 25, 35, 35 9 जा 315 वाट, ओके, क्लियर है। 40 4 27 4 31, ठीक है, 315 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर लगने वाले बल, कौन सा चालक है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग करते हैं। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, ओके। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखिए क्या होता है, उसमें तर्जनी, मध्यमा और यानी कि अंगूठा जो है वो बल की दिशा देता है, और मध्यमा जो है वो विद्युत धारा, और तर्जनी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, ओके। ये फिक्स चीजें हैं कि धारावाही चालक के लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का
जब भी दिशा होगा बल की दिशा, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का अप्लाई करते हैं। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी धारावाही चालक पर लगने वाला बल है, उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का ही रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ तो क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं पावर से रिलेटेड। तो किसी परिपथ में जिसमें वोल्टेज है V, कोई परिपथ है जिसका वोल्टेज है V और इसमें धारा क्या है I है, प्रवाहित हो रहते हैं। समय अंतराल T समय के बाद, T समय में उत्पन्न पावर क्या होगा? पावर T समय का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। तो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है ये सब चीज। पावर टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम आपको कंफ्यूजन के लिए दे दिया है, तो आप टाइम देख के ये ऑप्शन को क्लिक ना करें। ओके, ये ऑप्शन राइट नहीं है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनटू करंट। आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति किए गए कुल वोल्टेज से कैसे की जाती है। देखिए हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखे थे सीरीज के कॉम्बिनेशन में था, जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तब जाके वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला पहले सर्किट बना देते हैं। ये एक रेसिस्टेंस है, इसके पैरेलली अनदर रेसिस्टेंस है, इसको कनेक्ट करेंगे किससे, बैटरी से। बैटरी में क्या रहता है, ईएमएफ, ये इसका पावर होता है बैटरी का। ये क्या सप्लाई करेगा, करंट सप्लाई करेगा। ओके, अब मुझे बताइए, आपको पता होना चाहिए कि बैटरी के पास क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज में क्या होता है, एक बैटरी के पास एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक लो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला जो टर्मिनल है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल जोन। ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल, ये लो पोटेंशियल टर्मिनल। तो लो पोटेंशियल हम मान सकते हैं ये जीरो है, ये जीरो है, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है, वायर है तो जीरो, यहाँ भी जीरो। अब देखिए ये हाई पोटेंशियल, इसको वी मान लेते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा वी, यहाँ भी, यहाँ भी कुछ नहीं है तो वी वी। अब मुझे बताइए दोनों जो रेसिस्टेंस है R1 एंड R2, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इसका डिफरेंस होता है V माइनस जीरो। दोनों में देखिए V माइनस जीरो मतलब V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VE है दोनों केस में। यानी R1 रेसिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस और R2 रेसिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों समान है, ठीक है। यानी कि V ही है तो V ही है। तो आपको वोल्टेज लॉ भी यही कहता है, जब कोई परिपथ समांतर क्रम में हो तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समान होगा, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जब कोई परिपथ सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समान होगा और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो ये हमारा वोल्टेज लॉ कंसेप्ट है। इसको इसको ध्यान रखते हुए ये दोनों क्वेश्चन कर सकते थे। एक क्वेश्चन मैंने किया जो सीरीज कॉम्बिनेशन का था, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या हो जाएगा, दोनों रेसिस्टेंस से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रेसिस्टेंस वैल्यू, इट इज द सेम फॉर ईच रेसिस्टर। दोनों रेसिस्टर से क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विद्युत परिपथ से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर ईएमएफ प्रेरित होता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये क्या है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या, और डी फाई बाई डी टी है क्या बोलते हैं उसको, यानी कि डी फाई बाई डी टी है चुंबकीय फ्लक्स में चेंज इन फ्लक्स। डी फाई बाई डी टी क्या है, चेंज इन फ्लक्स में चेंज, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स।
फेरो की संख्या कितना है और फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो है ओम्स लॉ से तो नहीं मिलता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ये ओम्स लॉ होता है, तो ये तो नहीं होगा। ग्रेविटेशनल का नियम, ग्रेविटेशनल का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल दो बॉडी रहता है, उनके बीच में क्या फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो दोनों फोर्स देखिए कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों फोर्स का मास का मल्टीप्लाई और दोनों फोर्स के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर, से क्या निकलता था, ग्रेविटेशनल फोर्स निकलता था, ना कि ईएमएफ निकलता था। तो ये भी नहीं होगा। न्यूटन का नियम, न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे, तो तीनों गति नियम से कहीं दूर दूर तक ईएमएफ का बात नहीं होता है। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड में काम ही नहीं किए थे न्यूटन साहब ने, तो न्यूटन लॉ से आता भी नहीं है। ओके, तो बच गया क्या, फैराडे नियम। फैराडे नियम ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये फैराडे लॉ ही है जो ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड ये टर्म्स आते हैं। ओके, तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, फैराडे का नियम, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पढ़िए, एक चालक में 150 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध 0.8 ओम है। चालक के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर, वी क्या है। तो क्या क्या दिया है उसके बारे में पहले हम लोग सोचेंगे। आई दे दिया है 150 मिली एम्पीयर, इसको ध्यान रखना है, मिली में दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस दे दिया है क्या, 0.8 ओम। अब मुझे पता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ओम्स लॉ से I क्या है 150 मिली है, तो पहले बताओ 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ये होता है। तो 1 मिली एम्पियर की जगह में क्या यूज कर लेंगे, 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई विथ 0.8, ये हटाएंगे डेसिमल तो 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 8 इंटू 10 टू द पावर -3, 15 8 जा 120 हो जाएगा। ओके, और ये 10 टू द पावर -3 इधर नेगेटिव है, नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या आंसर आ जाएगा, 0.12 वोल्ट। ये एसआई में वोल्टेज का क्या आ जाएगा, 0.12 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धात्विक तार के सिरों के बीच विभवांतर V है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है बशर्ते उसका तापमान समान रहे। इसे इस प्रकार कहा जाता है। आपको पता है कि जिसमें वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। ठीक है, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन हटा तो क्या आता है, रेसिस्टेंस का टर्म्स आता है और मल्टीप्लाई विद करंट होता है। तो ये क्या था, ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ में एक चीज आपको और ध्यान रखना चाहिए, ये तो होता ही है, उसमें तापमान भी क्या रहते हैं, समान रहते हैं। समान मतलब टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत टाइम में आपको टेम्परेचर दे देगा, आप बोलिएगा टेम्परेचर तो आता ही नहीं है, तो टेम्परेचर को आप इग्नोर कर दीजिएगा, तो आंसर तभी उससे आप गलत दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ तब वैलिड है जब क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड करिए अच्छे से। क्वेश्चन 13 बोल रहा है, एक तार का प्रतिरोध R है, कोई तार ले लेते हैं। हाँ, केस फर्स्ट दे रखा है, कोई तार का है, उसका प्रतिरोध क्या है, R है। यदि इसकी लंबाई 8 गुना बढ़ा दी जाती है, केस सेकेंड में बोल रहा है इसकी लंबाई 8 टाइम्स कर देता है, यदि ये L है इसका लेंथ तार का, तो इसका क्या हो जाएगा
8L, ओके। और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना घटा दिया जाता है। इसका ये है क्षेत्रफल, इसका क्रॉस सेक्शन तार का ये, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, A/4। ऑब्वियसली लंबा खींचे किसी तार का तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन में घटेगा, ओके। तो यहाँ पे तार का लंबाई बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। ये फैलेगा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये कितना हो रहा है, इनिशियल से 4 टाइम्स कम हो रहा है, और लेंथ क्या हो रहा है, इनिशियल से 8 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ इसको R डैश। आपका एक फॉर्मूला आता है रेसिस्टेंस से रिलेटेड, R इक्वल टू रो L/A। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसी में ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी पे ये हमेशा ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किसी भी थिंग्स पे ये डिपेंड नहीं करता, ओनली फॉर टेम्परेचर। तो रेसिस्टेंस देखिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टिविटी है, एल है, और एरिया है। ये एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ओके। तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में देखिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू रो L/A। सेकेंड केस में देखिए क्या होगा, आर डैश है रो तो क्या होगा, रो तो चेंज नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया, रो किसी भी ऐसा चीज नहीं है, लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, वो मेटेलिक प्रॉपर्टी है। रो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो मेटल टू मेटल वेरी करता है। जैसे कि आप एल्यूमिनियम है उसका रेसिस्टिविटी और कॉपर है उसका रेसिस्टिविटी डिफरेंट हो सकता है। तो कोई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ये फुल लेंथ का वायर का रेसिस्टिविटी, और इससे कट करके थोड़ा वायर इसको कट कर दे और उस वायर का रेसिस्टिविटी, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम ही होगा, ओके। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट मेटल में डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट सेम मटेरियल में सेम ही होगा, ओके। तो आर डैश इक्वल टू हो गया लेंथ, रो चेंज नहीं होगा, एल कितना हो रहा है 8L, एरिया कितना हो रहा है A/4, तो A4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32 रो L/A। यहाँ रो L/A किससे इक्वल है, इसको लिख सकते हैं 32 R, और ये क्या कैलकुलेट किए हैं R डैश, R डैश क्या हो जाएगा किसके इक्वल 32 R के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपको, एक इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में परिवर्तित करता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, ओके। ये ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ओके। तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। आई होप क्लियर होगा, ये लास्ट के क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैंने ना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपको यदि किसी चालक ओम के नियम का पालन करता है तो धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ एक होगा। आप पहले ओम का नियम देखिए, ओम के नियम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ओम के नियम को अच्छे से समझना होगा आपको, उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को और इजीली आप समझ सकते हैं। तो ओम का नियम क्या बोलता है, वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, ओके। तो ये देखिए ये क्या है, किसी में पावर नहीं है, पावर क्या है 1, इसमें क्या पावर है 1। ये कैसा इक्वेशन है, ये तो लीनियर है ना, रेखीय है, तो रेखीय है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैं किसी भी मैं जैसे सपोज वोल्टेज V1 लिया, उसके अक्रॉस करंट क्या होगा I1। जैसे वोल्टेज V2 लो तो उसके अक्रॉस करंट क्या होगा I2। अब इसको प्लॉट करूं ग्राफ में, देखिए तो मैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस में मैं वोल्टेज ले लूं और एक्स एक्सिस में करंट ले लूं, मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ। जैसे V1 वोल्टेज लिया तो उसके अक्रॉस में करंट क्या आया I1, ये V1 है, ये I1 है, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये जहाँ पे भी मैच करेगा ये पॉइंट होगा। फिर V2 ये है सपोज,
उसके अक्रॉस में करंट क्या है, I2। इन दोनों को भी एक्सटेंड करेंगे, जहां पे मैच करेगा ये दोनों वो पॉइंट, इस पॉइंट को और इन पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो कैसा ग्राफ फॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, स्ट्रेट लाइन नहीं सीधी रेखा। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोल रहा है यदि 15 ओम के प्रतिरोधक में 2.5 एम्पियर की धारा 12 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा पूछा है यहाँ पे, यानी हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है। ओके, तो आपको हीटिंग इफेक्ट से आपको एक फॉर्मूला आता है I² R इंटू टी। क्या क्या गिवन है यहाँ देखिए, ये R दे दिया है और ये I दे दिया है और ये टाइम दे दिया है। सारे के सारे डेटा देखिए आपको SI में है। रेसिस्टेंस का SI मात्रा क्या होता है ओम, करंट का SI मात्रा क्या होता है एम्पीयर, और टाइम का SI मात्रा क्या होता है सेकंड। सारे किस में है SI में, तो आंसर भी किस में आना चाहिए SI में। तो SI क्या है, ऊर्जा का SI मात्रा में क्या होता है जूल। अब इसको डायरेक्टली आप पुट कर दीजिएगा फॉर्मूला पे, 2.5 स्क्वायर R का वैल्यू कितना है 15 और टाइम का क्या वैल्यू है 12, मल्टीप्लाई करिएगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 625 स्क्वायर है तो दो डेसिमल के बाद पॉइंट लगाएंगे, इंटू 15 इंटू 12, इसको डेसिमल हटाएंगे तो 100 आएगा। ये क्या हो जाएगा 50, ये 6, फिर 25 इंटू ये 3, तो 25 इंटू 25 625 हो जाता है। अब ये क्या क्या बचा 25 इंटू 15 3 जा 45। ओके, 45 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 2 कैरी 22 90 5 2 11 11 25 क्या हो जाएगा ये जूल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना होगा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा ये फॉर्मूला को आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नियम का उपयोग नियम को ज्ञात करने के लिए करते हैं, किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। ओके, धारावी चालक में प्रवाहित कोई ये चालक है, इसमें प्रवाहित धारा की दिशा को बतलाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब का रूल का यूज करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है आपको कि एक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। सपोज मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया, इसमें कितने मुख्य फोकस होता है देख लेते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है इधर वाला, इसको हम तो एक्सटेंड करें तो इस टाइप का सर्कल फॉर्म होगा, इसको इधर एक्सटेंड करें तो इस टाइप का सर्कल फॉर्म होगा काइंड ऑफ। इस वाले सर्कल का सेंटर किधर होगा, इधर होगा। इस वाले सेक्शन का किधर सेंटर होगा, इधर होगा। तो देखिए अब एक लेंस के डैश मुख्य फोकस होता है, दो सेंटर है तो कितने मुख्य फोकस होंगे, तो इस वाले सेक्शन के लिए इधर फोकस होगा, यानी कि सेंटर का आधा। इस वाले सेक्शन के लिए इसका फोकस किधर होगा, इधर होगा F2, ये F1। तो कितने मुख्य फोकस होंगे इसके, किसी भी लेंस में लगभग 2 मुख्य फोकस होंगे। क्लियर है, ये आपको ओरली बस समझाने के लिए था, बाद बाकी 2 आपको पता ही होगा कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 19 बोल रहा है यदि किसी तार को उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना उसकी लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाए तो उसकी प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होता है। प्रतिरोधकता मतलब क्या, रेसिस्टिविटी रो। मैंने पहले ही बताया था रेसिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, यानी कि ये टेम्परेचर के अलावा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या रहेगा,
ये समान रहेगा, यह वही रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। मेटेलिक प्रॉपर्टी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होने के कारण रेसिस्टिविटी में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, यह वही रहता है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या दर्शाती है। ठीक है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या दर्शाएगी दर्शाएगी तो चुंबक के चारों ओर एक ग्रहों की गति नहीं, चुंबक के चारों ओर हवा का प्रभाव नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता, हाँ, यानी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा और उसका इंटेंसिटी को बता सकता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं। तो देखिए, एक चुंबक में क्या होगा, जब चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा, है ना, तो वो क्या क्या बना सकता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को बतला सकता है। ओके, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म की सतहों के साथ उसकी परस्पर क्रिया का क्या परिणाम होता है। अब मुझे बताइए, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का टर्म्स होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो किसी सरफेस से कोई लाइट रे, जैसे ये नॉर्मल है, लाइट रे इधर से आई, इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद 100 का 100% रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ये एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी एक ही मीडियम में रहेगा लाइट रे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है उस केस में। REFRACTION। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस यही है कि ये सेम मीडियम में ही रहेगा और ये मीडियम चेंज कर लेगा लाइट रे। तो जैसे अब ये इस क्वेश्चन को करते हैं, जब प्रकाश किसी प्रिज्म ये है, अब इस वाले सरफेस के लिए ये क्या होगा, इसका ये नॉर्मल होगा। अब देखिए, ये मीडियम 1 है, अब मीडियम 2 है, लाइट रे किधर जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 के लिए इंटर कर रही है ना। तो ये जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। जैसे लाइट रे ये जा रही है, इधर नहीं जाके क्या होगी, इस नॉर्मल की ओर बैंड होती है, तो इस टाइप से, ठीक है, बैंड हो गई। अब फिर इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, लाइट रे यहाँ पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पे ये डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहा है, रेयर मीडियम में। तो डेंसर से जब रेयर में जाते हैं तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, यानी कि नॉर्मल से दूर जाता है। तो नॉर्मल इधर है तो इधर जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से बाहर निकलता है तो प्रिज्म की सतहों के साथ उसकी परस्पर क्रिया का क्या परिणाम होता है। तो जब लाइट रे प्रिज्म से बाहर निकलता है तो क्या है, रिफ्रैक्टेड होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो प्रकाश अपरिवर्तित होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो आपको बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है और रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडियम में होता है। एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एक मीडियम में ही होगा लाइट रे तब रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा आप चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो किस में डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध जो होता है R रो L/A होता है। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और लेंथ ऑफ द मटेरियल, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द दैट मटेरियल। एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस मटेरियल का। अब पूछ रहा है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रभाव को सुगम बनाता है। धारा के प्रभाव को सुगम बनाए, नहीं, रेसिस्टिविटी तो ये है कि अपोज करता है किसका, धारा की प्रवाह को, ये नहीं होगा। धारा की प्रवाह का विरोध करता है, हाँ, प्रतिरोध क्या करता है, धारा की प्रवाह को रोकता है। बिजली उत्पन्न करता है, नहीं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, नहीं। ये मोटर थोड़े है प्रतिरोध जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या आंसर होगा, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, रेसिस्टेंस, ओके, अपोज करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। किसी चुंबक के पास लाने पे कंपास की सुई क्यों विचलित होता है। अब मुझे बताइए,
चुंबक डायपोलर नेचर का होता है, जिसमें 2 पोल होता है, नॉर्थ एंड साउथ। अब मुझे बताइए कंपास की सुई भी क्या एज अ छोटा बार मैग्नेट के जैसा ही कंपेयर करता है। अब ये बार मैग्नेट के जैसा ही कंपास भी क्या बोलते हैं काम करने लगे तो दोनों के पास क्या हो गया, डायपोलर नेचर का दोनों हो गया, कंपास भी और मैग्नेट भी। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, कंपास की सुई गैर चुंबकीय होती है, नहीं, ये भी मैग्नेटिक नेचर का होता है। कंपास की सुई पर विद्युत आवेश होता है, नहीं। कंपास की सुई एक छोटा छड़नुमा चुंबक है। कंपास की सुई लोहे की बनी होती है। द कंपास निडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट। हाँ, ये बार मैग्नेट के जैसा कंपास निडल बिहेव करता है। ओके, कंपास की सुई लोहे की बनी होती है, नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का, कंपास की सुई एक छोटा छड़नुमा चुंबक है जो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोधक द करंट थ्रू रसिस्टर क्या होता है। तो V इक्वल टू आई इंटू आर जानते ही आप लोग। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस और करंट का बात कर रहा है तो वोल्टेज को क्या रखना होगा, कीपिंग कांस्टेंट। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/I यानी K/I, कांस्टेंट रख देंगे तो इसको K लिख सकते हैं। तो R I की क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रतिरोध के वर्ग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती नहीं, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, हाँ, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेसिस्टेंस नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पतले लेंस के मामले वक्रता केंद्र आमतौर पर प्रकाशीय केंद्र के सापेक्ष किस स्थिति में स्थिर होते हैं। यानी इन केस ऑफ थिन लेंस हाउ इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइपिकली पोजीशन रिलेटिव टू द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मैं ये लेंस ले लिया, ठीक है, लेंस में जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, अब देखिए ये बोल रहा है क्या, इन केस ऑफ थिन लेंस हाउ इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइपिकली पोजीशन रिलेटिव टू द ऑप्टिकल सेंटर। अब ये थिन लेंस है, थिन लेंस है, इसको इस टाइप से प्लॉट कर सकते हैं, इस वाले सरफेस को, ये वाला सेक्शन को भी इस टाइप से इस प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ पे सर्कल आपको यूनिफॉर्म नहीं बना पाया हूँ, तो समझने के लिए आप समझिए कि सर्कल क्या यूनिफॉर्म है। अब ये ऑप्टिकल सेंटर एकदम मिड पे है लेंस के, और इसका सेक्शन और इसका सेक्शन भी क्या यूनिफॉर्म है। इन सेक्शन का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इसका COC और इनका COC, इन ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि क्या होगा, समान होगा। तो ये C1 रखा और ये C2 रखा, तो C1O और OC2 का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन पढ़ते हैं, दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, हाँ, इक्विडिस्टेंस पे होना चाहिए दोनों ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दे आर लोकेटेड ऑन द लेंस ऑफ सरफेस इटसेल्फ, नहीं, वे लेंस की सतह पे स्थिर है, नहीं। दे आर क्लोजर टू द एज देन द ऑप्टिकल सेंटर, वे प्रकाशीय केंद्र की तुलना में किनारे से अधिक निकट है, नहीं। प्रकाशीय केंद्र के संपाती है, नहीं, संपाती मतलब कौन साइड है, नहीं। तो क्या है, ये समान दूरी पर है ऑप्टिकल सेंटर में, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर से क्या है, थिन लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर कॉमन है दोनों लेंस के लिए रिस्पेक्ट से, तो COC दोनों का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आपको रेसिस्टेंस के टर्म में आपको फॉर्मूला पता होगा, R इक्वल टू होता है रो L बाय A। यदि कोई वायर है, ठीक है, इस वायर का रेसिस्टेंस सपोज R है और इस वायर का रेसिस्टिविटी रो है,
इसका लेंथ L है और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा रो L अपॉन A। ओके, अब किस किस चीज पे ये डिपेंड करेगा वो देखते हैं। तो चालक की लंबाई पे, हाँ लंबाई पे डिपेंड करता है, चालक का शक्ति पे नहीं, चालक के सिरों पर वोल्टेज, वोल्टेज का कई टर्म्स नहीं आ रहा है इसमें, चालक में प्रवाहित धारा नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है, चालक की लंबाई को प्रभावित करता है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ये चीज। नाउ किस स्थिति में लेंस ठीक 1 का आवर्धन उत्पन्न करेगा? अब मुझे बताइए आवर्धन होता क्या है, उसको जानते हैं पहले। आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ओके, इसको एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इसके भी इक्वल होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी इक्वल होता है। ओके, अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा पोजीशन होगा लेंस में जिसमें इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम रखे, तब तो इस कट के क्या आएगा 1 आएगा, या नहीं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखे लेंस से, जो इमेज डिस्टेंस पे क्या हो उतने ही डिस्टेंस में क्या फॉर्म हो, इमेज फॉर्म हो। तो लेंस के केस में अब देखते हैं, ये सपोज ये लेंस है, मुझे पता है कि सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखने पे, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी का डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज भी कहाँ फॉर्म होता है, सीओसी पे ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके केस में क्या होगा, या तो हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो, या इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल हो। ऐसा केस किस किस में होगा, जिस केस में ऐसा होगा उसमें मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 होगा। तो किसके केस में हो सकता है देखते हैं। अब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर होता है तो बहुत डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया और उसका इमेज का फॉर्म होता है फोकस पर, तो ये बहुत इमेज डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया, तो ये तो नहीं होगा। जब वस्तु फोकस दूरी के दोगुने पर रखा जाए, हाँ फोकस दूरी यहाँ है, उसके डबल डिस्टेंस पे सीओसी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मुझे इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल आएगा। इस केस में मैग्निफिकेशन फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी हो, नहीं, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखे होंगे तो इमेज कहाँ बनेंगे इन्फिनिटी पे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे 1 लाने के लिए तो मेरा एम रहना चाहिए ऐसा पोजीशन फिक्स करेंगे जहां पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, जिसका पोजीशन सेम हो और हाइट का इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो, बराबर हो। ऐसा पोजीशन पे ही मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 आ सकता है, तो इस केस में इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आई होप क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, यदि श्रृंखला में जुड़े 2 प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध मान लीजिए R रखते हैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 प्रतिरोध लेने बोल रहा है आपको, ले लीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से, ये R1 है ये R2 है। ठीक है, यदि श्रृंखला में जुड़े 2 प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध मान ले, तो ये R1 और R2 दोनों क्या है, बराबर है। मैं मान लेता हूँ R है, वो क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि R मान लीजिए, मान लिया मैंने। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो सीरीज के केस में आपको बताया था R इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 इक्वल होता है। ठीक है, तो R1 और R2 का वैल्यू इससे पुट कर दीजिए, R प्लस R क्या हो जाएगा 2R। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 2R, ये R स्क्वायर है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सेकंड। तो सीरीज के केस में जितने भी रेसिस्टेंस होगा उसको बस ऐड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल आएगा, और तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड, यानी कि 2R। नाउ 29, निम्नलिखित में किस स्थिति में अवतल दर्पण पर फोकस लंबाई बदलती है। अब बताइए किस, यानी कि ये जो अवतल दर्पण का फोकस जो है वो सब फिक्स क्वांटिटी है, ये कभी बदलता नहीं। आप चाहे उसको निर्वात पर रख दो या हवा पे रख दो, या ठीक है, या किसी भी माध्यम में फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, नहीं। तो ये पानी पे रखने पर, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये किसी भी माध्यम में फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। हाँ, तो ये अपरिवर्तित नहीं होता किसी भी माध्यम पे। आप चाहे लेंस को जमीन में गाड़ दो, ठीक है, या हवा में रख दो या निर्वात में रख दो, पानी पे रख दो,
लेंस का फोकस नहीं चेंज होगा। ओके, तो इस प्रकार क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा? ऑप्शन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कौन सा कारक किसी विद्युत उपकरण द्वारा खपत की जाने वाली विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक है किसी विद्युत उपकरण द्वारा खपत की जाने वाली विद्युत शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? ओके, अब मुझे बताइए विद्युत शक्ति, मैंने विद्युत शक्ति पढ़ाया था, 3 फॉर्मूला दिया था आपको। पावर इक्वल्स टू क्या था? वोल्टेज इनटू करंट, और फिर क्या था? पावर इक्वल्स टू, पहले ओम्स लॉ क्या होता था? V इक्वल्स टू I इनटू R होता था। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? V के प्लेस में क्या पुट कर देंगे? IR, तो क्या हो जाएगा ये? I स्क्वायर R, और पावर क्या हो जाएगा फिर? V के प्लेस में मैं I के प्लेस में V बाई R रख दूंगा, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था इसी स्लाइड में, लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। फर्स्ट P इक्वल्स टू VI, सेकंड P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, थर्ड V स्क्वायर अपॉन R। अब देखिए किस किस चीज में पावर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का कोई टर्म्स नहीं आ रहा है इस पे, ठीक है। उपकरण का प्रतिरोध पे डिपेंड कर रहा है पावर, ये तो कर ही रहा है। उपकरण पर लगाया गया वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। उपकरण में प्रवाहित होने वाली धारा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन फर्स्ट। ओके, फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो आई होप आपको ये तीसों का क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो थैंक यू।